चलिए थोड़ा लाइट कम कर दिए क्योंकि वो लाइट है नहीं, देखते हैं काम तो चल जाएगा क्योंकि आपको तो बोर्ड पे देखना है ना। यस सर, सब सही है। हाँ। चलिए तो हम लोग यहाँ पे थे एक्चुअली लास्ट क्लास में ना। ठीक है, मतलब बोर्ड तो सही विजिबल है ना। ओके है। यस सर। हाँ सही है। तो हम लोग अभी 2022 वाला पेपर किया था, तो लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे पिछले क्लास सर वाला। पहले से अच्छी क्वालिटी आ रही है स्क्रीन की। अच्छा। वो लाइट होती है ना, तो उसके चक्कर में क्या है, वो ब्राइटनेस बहुत कम से ज़्यादा, हो जाती है बहुत ज़्यादा होता स्क्रीन है की। इसमें कम, हालांकि लाइट भी आ गई है। हाँ। तो मतलब ये है कि बोर्ड सही दिख रहा होगा ना अभी। हाँ यस सर। ये है। सही है। तो नहीं तो बहुत ज़्यादा लाइट है तो ये चमकने लगता है फिर। ओके है फिर तो सही है, हमें तो बोर्ड से काम है। ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में है ना, ये 1 2 3 हमने किया था, अभी 4 से कंटिन्यू करते हैं। अरे तो यहाँ पे ये है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने 3 किए थे। चलिए आगे देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये तो आसान सा लग रहा है ऐसे। सो देखेंगे, फोर्थ पढ़िए। तो ये कहना चाह रहा है कि सपोज यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स following a binomial distribution with parameter n comma half. Let the random variable t denote the number of distinct real roots of the quadratic equation x square plus 2ux plus v square is equal to 0. तो फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ t एंड वेरिएंस ऑफ t। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए। सर अगर दो रैंडम वेरिएबल है, हम्म आईआईडी है, हम्म और पैरामीटर भी सेम ही शेयर कर रहे हैं, हम्म सर हम उनको मतलब ऐसा सपोज कर सकते हैं कि वो सेम ही है। सेम मतलब इक्वल? हाँ मतलब, नहीं नहीं, इक्वल नहीं, ऑल्दो आईआईडी। नहीं होंगे बट प्रॉपर्टीज में, अच्छा। इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज हर चीज उनकी सेम हाँ ही होनी वैसे चाहिए। होंगे, जैसे मीन काम तो वेरिएंस। हमें पैरामीटर्स का ही होता है ना मेन तो। हाँ तो वैसे इक्वल होगा, वैसे आप देखेंगे तो आ जाएगा है ना कि है ना। पढ़िए और ट्राई कीजिए। देखे, हाँ थोड़ा चमकने लगा। हाँ। सो ठीक है। देखिए तो क्या कर रहा है, यू भी जो है आईआईडी है एक्चुअली। ठीक है, और बाइनोमियल, तो इसको उधर सॉल्व करते हैं चलिए। तो बोलना चाह रहा है कि यू और वी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यू एंड वी आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, बाइनोमियल एन कॉमा हाफ है। अच्छा, तो यू भी बाइनोमियल एन कॉमा हाफ है, तो यू का सपोर्ट होगा 0 1 2 अप टू एन, एंड वी का भी सपोर्ट यही क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही है। तो ये आपका हो गया है ना, इस तरह से आ जाएगा। एंड नाउ let the random variable t denote the number of distinct real roots of the quadratic equation. तो मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे ये बताइए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो सकते हैं?
2 पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? अगर सर दोनों वो दोनों कॉम्प्लेक्स ग्रेटर रूट हो, देन दोनों कॉम्प्लेक्स रूट हो गया तो कितने रियल रूट होंगे? 0। दोनों इक्वल हो गया तो कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे? 1। और अगर दोनों डिस्टिंक्ट रियल सच में आ गया तो सो व्हाट आर द टोटल पॉसिबिलिटीज? सो जो टी का सपोर्ट है वो 0 1 2 होगा, है ना? जो टी है उसका सपोर्ट क्या होगा? 0 1 2। सो यस सर सपोर्ट ऑफ टी एक्चुअली 0 1 2 है। एंड सो टी का सपोर्ट हमारे पास 0 1 2 हो गया। अब बताइए, तो ये तो आसान नहीं है निकालना। अगर मैं टी का पीएमएफ निकाल लूं तो काम नहीं हो जाएगा? टी का अगर पीएमएफ निकाल ले, मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू 0, आप ये सोचो क्या प्रोबेबिलिटी है टी 0 होगी? तो इसका क्या मतलब है? मतलब नो रियल रूट, है ना? टी तो था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टी तो ही डिनोट कर रहा है। तो टी बराबर जो होता नो रियल रूट, नो रियल रूट कब होगा इसमें? तो इसका डिस्क्रिमिनांट क्या आएगा इस वाले में? डिस्क्रिमिनांट क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? सो 4 कॉमन ले लेंगे, सो आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यही है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर। है ना? ना ना, तो आपको ही समझना है कि टी 0 का क्या मतलब है। ये डी लिख रहा हूं मैं, डी इज डिस्क्रिमिनांट, वो अलग चीज है ना? हम बात कर रहे हैं टी की। टी क्या था? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, मतलब टी 0 है, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है। तो कॉम्प्लेक्स रूट कब आता है? डिस्क्रिमिनांट क्या होना चाहिए उसके लिए? कॉम्प्लेक्स रूट आने के लिए बी स्क्वायर v माइनस, स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। हाँ तो वही मतलब डी लेस देन 0 ना, तो यही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो डी है लेस देन 0 हो जाएगा, और ये लेस देन, डिस्क्रिमिनांट इज लेस देन 0। और इसका क्या मतलब होगा? क्यू स्क्वायर लेस देन वी स्क्वायर, यही आएगा यहाँ से। यस सर। और दोनों दोनों पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव है, तो काट भी सकते हैं। सो यू लेस देन वी। अब ये बाइनोमियल में ये निकाल सकते हैं यू लेस देन वी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बाइनोमियल में? यस सर। सर ये आपने स्क्वायर कैसे काट दी? क्योंकि यू की पॉसिबिलिटी ये है ना, तो वो कटेगा ही, क्योंकि दोनों नॉन नेगेटिव है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। क्यों नहीं काट सकते आराम से? सर जब u और v रियल लाइन होते हैं तो सर ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, सर वो बता दीजिएगा। फिर मॉड लग जाता, या मतलब मॉड यू लेस देन मॉड वी हो जाता। तो फिर 4 केस बनते। हाँ, लेकिन यहाँ नेगेटिव की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इधर तो सिंपल है। हाँ, तो ये सिंपल आ गया, नहीं तो उसमें मॉड बनता, फिर 4 केस में सॉल्व होते हैं, मॉड यू लेस देन मॉड वी होता, है ना? अब ये है क्वेश्चन है, ये कैसे निकलेगा? तो ये मैं बता देता हूँ निकालना कैसे, वो आसान है। अब मैं बोलता हूँ t बराबर 1, मतलब 1 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनांट 0 होगा। 1 रूट मतलब रियल रूट का मतलब हो गया दोनों इक्वल रियल रूट होगा ना, क्योंकि एक रियल एक कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज कम्स इन पेयर, है ना? तो एक रियल रूट तो हो नहीं सकता, तो यस इसका सर। मतलब है डिस्क्रिमिनांट 0 होगा। और डिस्क्रिमिनांट 0 होने का क्या मतलब है? u इज इक्वल टू वी होगा, यही है। एंड इसका क्या मतलब है? सो u इज इक्वल टू वी है। अब ये निकालना है आपको, चलो इस पे आते हैं, कैसे निकालेंगे, आसान है, ये सब आपने निकाला होगा। और प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू 2 क्या होगा? जब 2 मतलब बोथ डिस्टिंक्ट रियल रूट, इसका मतलब डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है, इसका मतलब है u मोर देन v होगा, है ना? क्योंकि यहाँ यू स्क्वायर इक्वल टू 0 होता अगर ऐसे लिखते जैसे पहले ये आया था, तो ये जाके u इज इक्वल टू वी हो गया, ये ऐसा आएगा। सो u मोर देन v हो गया। और आप ऐसे ही जानते तीनों का सम करेंगे तो 1 आएगा, ये जानते हैं ना?
जी सर। और क्या Yes, आप sir. जानते हैं कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसका और इसका आंसर सेम आएगा। Symmetry. हाँ, मतलब ये और ये सेम आएगा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसीलिए। तो अब तो काम आसान नहीं हो गया। अगर मैं ये निकाल लूँ u इज इक्वल टू वी, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये आया 1/4 फॉर एग्जाम्पल, तो बचेगा कितना 3/4। तो 3/4 का आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी सर। Yes, sir. अगर मैंने बीच वाला क्वांटिटी निकाल दिया तो बाकी खुद ही आ जाएगा। तो बीच वाला निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे बताइए? u भी दोनों बाइनोमियल n कॉमा हाफ है, तो ये निकाल के बता सकते हैं आप कितना आएगा? यस सर, जॉइंट से। हाँ, मतलब अलग अलग कर दीजिए, इंडिपेंडेंट भी है तो प्रोडक्ट करना है जस्ट। तो यहाँ तक तो ठीक है ना? मैं अगले पेज पे जाता हूँ फिर, मतलब इसको मैं इधर आपको इंपोर्ट कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। सो देखिए ये आ गया ना। तो मैं हमें बस इतना चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी u इज इक्वल टू वी। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे? सोचिए, प्रोबेबिलिटी u इज इक्वल टू के कॉमा v इज इक्वल टू के समेसन k फ्रॉम 0 टू n, क्योंकि u आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है v के और इंडिपेंडेंट भी है बाइनोमियल n कॉमा हाफ। तो ये खोलिए, इंडिपेंडेंट है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट भी है तो अलग अलग हो जाएगा। तो समेसन k फ्रॉम 0 टू n दिस प्रोबेबिलिटी इनटू दिस प्रोबेबिलिटी, और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेम ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये निकाल लो u इज इक्वल टू के और इसका स्क्वायर कर दो, यही चीज़ है ना? दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब समेसन k फ्रॉम 0 टू n, याद है u बराबर k कितना होगा? n चूज k हाफ की पावर k हाफ की पावर n माइनस k, इस पूरे का स्क्वायर k फ्रॉम 0 टू n, तो n चूज k स्क्वायर और ये पूरा हाफ की पावर n पावर 2 है, सो हाफ की पावर 2n हो जाएगा। समेसन तो k पे है, उसको बाहर निकाल दीजिए। सो 1/2 की पावर 2n, और ये हो गया समेसन n चूज k होल स्क्वायर k फ्रॉम 0 टू n। इसका फॉर्मूला हमने पहले भी यूज़ किया जब जैम का बता रहे थे, पीवाईक्यू में भी एक जगह था, याद है? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? nc0 स्क्वायर nc1 स्क्वायर nc2 स्क्वायर एंड सो ऑन ncn स्क्वायर का सम कितना होता है, ये फॉर्मूला है। तो ये होगा 2ncn, ठीक है? मतलब वही, अगर आप ऐसे लिखना चाहो सेम नोटेशन में, सो 2ncn जैसे ना nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन ncn 2 की पावर n होता है, तो वैसे ही nc0 प्लस nc1 इन सबका स्क्वायर का सम, पहले स्क्वायर करो फिर सम करो, तो ये आएगा 2ncn। दिस इज द आंसर। तो ये लेट से अभी के लिए स्मॉल p बोल देता हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक? तो ये स्मॉल p है, आ जाएगा ना यहाँ से n चूज n, ये है। अब अगर ये p है तो मैं यहाँ कह रहा था अगर ये p है तो बचा कितना 1 माइनस पी, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो यहाँ आगा 1 माइनस पी बाई 2 और यहाँ 1 माइनस पी बाई 2, तीनों का सम 1 आ जाएगा, देख लीजिए। सो दिस इज आंसर। अच्छा, अब एक्सपेक्टेशन पूछ रहा था आपसे, तो क्या आप निकाल सकते हैं ई टी और वी टी? अब तो निकल जाएगा ना बस। तो मैंने टी का पीएमएफ निकाल दिया आपके लिए। आप देखिए ये जो मैं पी लिख रहा था आपके यहाँ पे, सो आप अगर देखेंगे तो मैंने क्या निकाल दिया, पी ये नंबर है। सो मैंने आपके लिए फाइंड कर दिया प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू 0 1 माइनस पी बाई 2, प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू 1, पी मतलब ये नंबर है ना, एन तो गिवन ये क्या है, सब्जेक्टिव है ना, इसीलिए प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू 2 1 माइनस पी बाई 2। सो क्या यहाँ से आप लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकाल पाएंगे? क्या आप वेरिएंस ऑफ टी निकाल पाएंगे? हो जाएगा ना, ई टी स्क्वायर, फिर वो भी आ जाएगा। बस ये सब्जेक्टिव है तो वो आपका अप्रोच देखना चाह रहा है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगले पे चलते हैं, है ना? हमने अभी 4 सॉल्व किया, इधर 22 का है ना, पीएसबी पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में 1 2 3 डिस्कस किया था, अभी 4। देखो फिफ्थ वाला ट्राई करते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है देखिए,
फिफ्थ पढ़िए जी, देखिए क्या कहना चाह रहा है। ट्राई कीजिए क्या कह रहा है। सपोज आर डिस्टिंक्ट बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम अमोंग एन, जो कि मोर देन इक्वल टू 3 चिल्ड्रेन है। तो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप फिक्स कर लो इसको, है ना। तो थोड़ा सोचने में आसानी होगी अभी समझने के लिए, कि आप मान लो R4 है फॉर एग्जाम्पल, या 2 मान लो, है ना। मान लो R2 है, या इतना क्यों सोचना है, अभी R1 है और N3 है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी जो मान लेते हैं। फिर आप कर पाएंगे क्या, ये देखिए। फिर उसके अकॉर्डिंग जनरलाइज करेंगे, अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी सीखने के लिए यू कैन एक्सपेरिमेंट हेयर सम पर्टिकुलर केसेस, ठीक है। सो फॉर ईच j बिलोंग्स टू 0 to R, compute the probability that the first child get exactly j books, ठीक है। x be the number of children who do not get any book, y be the number of children who get exactly one book, so that this, है ना। सो हालांकि इनिशियली इतना आसान नहीं होने वाला है, आपको पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, अभी के लिए अगर मैं कुछ फिक्स कर दूँ, क्योंकि जो जनरलाइज करना फॉर द इनिशियल टाइम इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि आप सारा पर्सपेक्टिव हो सकता है, सारा वे नहीं सोच पाए। तो एक फिक्स करके हम सोच सकते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा आर को अभी चलो 2 ले लेते हैं, और इनको हम 3 ले लेते हैं चलो अभी के लिए, या 4 ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सो वी हैव 2 बुक्स, ठीक है ना, एंड इतना चिल्ड्रेन ये है। सो बताइए, तो कह रहा है कि, है ना, तो 2 बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 चिल्ड्रेन फॉर ईच जे, जो कि यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए में पार्ट जो बोल रहा है कि जे जो है आपके पास 0 1 2, अभी के लिए तो आर मैंने 2 फिक्स कर दिया है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट चाइल्ड गेट एग्जैक्टली जे बुक्स, है ना।
तो फर्स्ट चाइल्ड है ना, तो मान लो रैंडम वेरिएबल x है कि नंबर ऑफ बुक्स फर्स्ट चाइल्ड गेट, देन आप जनरलाइज भी कर सकते हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरलाइज नहीं कर सकते, बट इनिशियली भी कर सकते हो। बट ऐसे में सोचते बताओ x बराबर 0, अभी मैं ये पूछूं आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि ये j के लिए पूछ रहा ना, सो क्या प्रोबेबिलिटी है पहले चाइल्ड को एक भी बुक नहीं मिलेगा, क्या बता पाएंगे? ये तो कैलकुलेटर आसान है आई थिंक। देखो कि हमारे पास 2 बुक है, 3 चिल्ड्रेन है, तो यहाँ पे आप है ना बॉक्स और बॉल वाला प्रॉब्लम भी ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना है, ये जो बुक है उसको क्या कंसिडर करेंगे और चिल्ड्रन को क्या कंसिडर करेंगे। तो इसको मैं अगर बॉल बोल दूं और ये बॉक्स है, ठीक है, सो आर बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n बॉक्सेस, हो जाएगा, वही चीज़ है। तो ये बॉल है, ये बॉक्स बोल दो कि 2 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्सेस, अब तो हो जाएगा। एंड देन आप जनरलाइज, पहले तो पर्टिकुलर केस करो फिर जनरलाइज भी कर सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या कर रहे हैं, देन जनरलाइज भी हो जाएगा। तो मुझे बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले चाइल्ड को एक भी बुक नहीं मिलेगा, या वैसे जनरलाइज करते तब भी हो जाता है, यहाँ जे है ना। ये पार्ट अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो यहाँ अगर आप इसके जगह कोई नया रैंडम वेरिएबल ले सकते हो कि एक्स तो इन्होंने ले रखा है, वाई भी ले रखा है, कुछ नया नाम दे दो इसको, है ना, मान लो ए बी सी डी कुछ भी ले लो, है ना रैंडम वेरिएबल, हाँ कोई रैंडम वेरिएबल मान लीजिए ए बी सी डी एफ जी के जे समथिंग। तो जनरल रैंडम वेरिएबल हम लोग क्या एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू है ना, अभी मान लो यू ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ले सकते हैं कि कुछ भी यू मान लेते हैं। तो क्या होगा, पहले स्टूडेंट को बुक मिलेगा ही नहीं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो दोनों बुक है वो अगले 2 बच्चों में गया हुआ है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वे, So 2 the power 2 हम्म upon total. हम्म 2 की पावर 2 अपॉन टोटल, टोटल था 3d पावर 2। तो वैसे हमारे पास 3 बॉक्स था, है ना, ये है, तो 3 बॉक्स था हमारे पास, और ये, तो वैसे हम क्या कर सकते थे, तो एक बॉल के पास 3 चॉइसेस हैं, ठीक है, तो दूसरे बॉल के पास 3 चॉइसेस, तो यहाँ क्या होगा 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर डिनोमिनेटर में, टोटल 9 केसेस बनेंगे, बनेगा। जी सर। यस सर। अब उनमें से कितने केसेस हैं कि पहले बच्चे को कुछ नहीं मिला, तो उसको हटा देते हैं, तो 2 बॉल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 बॉक्सेस, सो 2 चॉइस है, सो 2 इंटू 2, तो ये हो गया 4/9। अब इसको जनरलाइज कीजिए, अभी तो मैंने पर्टिकुलर देखा है, यही चीज़ हम सोच सकते थे क्या वैसे, कि अब मेरे पास, अब चलिए इसको जनरलाइज कर, जो मैं कहना चाह रहा था कि u बराबर 0 निकालते हैं जनरल केस में, जब मेरे पास r बॉल्स हैं और n बॉक्सेस हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, तो ईच बॉल हैज n चॉइसेस, सो n n n कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, r टाइम से n की पावर r, क्योंकि ईच बॉल हैज n चॉइसेस ना, तो n इंटू n इंटू n इंटू n r टाइम्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले स्टूडेंट को एक भी बॉल नहीं मिला, इसका क्या मतलब है, तो बाकी में गया, तो बाकी कितने हैं n-1 बॉक्स, सो यहाँ होगा n-1 की पावर r, एक मिनट, है ना r है ना, तो ईच हैज n-1 चॉइस, यस, जैसे यहाँ पे था इट इज समथिंग लाइक 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर ना, तो वही चीज़ है जो हम लिख रहे थे, क्योंकि r को 2 ले रखा है हमने, सो ये आ गया पहला। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी u इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पहले निकाल लो फिर उसको जनरलाइज करो, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ समझना आसान है,
यहाँ भी अगर आपको डायरेक्ट इजी लग रहा है, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस, बट घर पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो समझने के लिए, है ना। सो कीजिए, बताइए। सर RCJ into n-1 to the power r minus j upon n power r। ओके ठीक है ना, तो कर पाएंगे वैसे। ठीक है। ओके जी, समझ आया, बाकी कर पाओगे आगे। यस सर। तो वैसे ही सॉल्व करके देखिए, u इज इक्वल टू 1 ऐसे ही आ जाएगा कि एक मिलेगा तो एक उसको दे दो फर्स्ट वाले बच्चे को, बाकी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ तो n की पावर r ही रहेगा। एक बॉल आपने दे दिए फर्स्ट बॉक्स में, तो एक ही चॉइस उसके पास फिक्स हो गया। बाकी जो बचे हमारे पास n-1 बॉल्स हैं, वो सॉरी r-1 बॉल्स हैं, तो अब जाने हैं n-1 चिल्ड्रेन में, ठीक है। तो यहाँ आएगा, यही आएगा, क्योंकि एक तो मिल गया पहला बच्चे को, बाकी n-1 बच्चे को r-1, ऐसा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये यस सर, तो ये r माइनस जे हो जाएगा ऊपर n हाँ, माइनस वन की अब पावर। एक यहाँ से आपको एक पैटर्न समझ आएगा, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे जब आप दो तीन निकालोगे प्रोबेबिलिटी, है ना, जैसे u इज इक्वल टू 2, तो वैसा निकालोगे तो एक पैटर्न समझ आएगा। फिर यहाँ आपको देखो समझ आएगा, टू के लिए लिख के देखते हैं, टू के लिए क्या होता। तो पहले n बच्चों को, माइनस वन की पावर r माइनस वन। नहीं, यहाँ पे आपने 2 दे दिया उसको ना, पहले स्टूडेंट के पास कितने हैं, 2 फिक्स कर दिए ना आपने तो। यस सर, टू चूज जे। हाँ, हाँ और हाँ हाँ। RC2। है ना, और यहाँ पे RC2। आर में से कोई भी 2 दे दे, है ना। एक मिनट, पहले एक मिनट, यहाँ पे मैं और लिखना था ना, मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। अभी के लिए यहाँ पे क्या था कि उसके पास 0 चॉइस था। अभी पहले स्टूडेंट को एक बॉल देना है ना, ये था। तो यहाँ कितनी चॉइसेस हमारे पास हैं, ये एक दिया हम, लेकिन एक वो क्या हो सकता है, इसके कितने केसेस थे, इसे केसेस नहीं काउंट किया ना हमने। क्या डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट है, और चिल्ड्रन भी है, तो इसका मतलब है सर चिल्ड्रन भी स्पेसिफाई कर रखा है। हाँ, तो पहला बच्चा फिक्स कर दिया उसने, लेकिन पहले बच्चे के पास कोई भी बॉल जा सकता है ना, तो यहां मुझे n करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कि नहीं, मतलब वही n×1 n हो जाएगा ना यहाँ पे, ये है। और यहाँ 2 है, 2 दे दिया, लेकिन ये 2 कौन सा, तो n चूज 2 कुछ भी हो सकता है। सर ऊपर n R आएगा। R कहाँ पे, ऊपर अच्छा यूज को ये, 2 1 में। एक मिनट रुको Yes। रुको, यहाँ पे n या r, हमारे पास कितने चिल्ड्रन है, अच्छा बॉल r था ना, ओके ओके r है, तो यहाँ r हो जाएगा, तो यही r हो जाएगा, छोड़ो इसको हटाओ, यहाँ r लिख दो, है ना। क्योंकि एक बॉल देना, बट एक के लिए कितने चॉइसेस उसके पास, 8 चॉइसेस हैं, सो वी कैन गिव 1, है ना, बट वो एक क्या हो सकता है, 8 चॉइसेस है ना। इसने बोला है द फर्स्ट चाइल्ड गेट एग्जैक्टली जे बुक्स, तो जे तो मिला है, बट कौन सा जे, कोई भी हो सकता है उनमें से, एन चूज जे। यस सर, तो ये r चूज जे होगा ना। हाँ वैसे तो आर चूज जे, तो यहाँ पे एन चूज 2 आ जाएगा, फिर तो मतलब आर चूज 2 आ जाएगा यहाँ पे, कि आर में से कोई भी 2 उसको दे दो, फिर बचे पहला बॉल, अब उसमें है ना, फर्स्ट को दे दो, सेकेंड बॉल भी उसको दे दो, एन
ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा अब? तो 2 आपने दे दिए, तो बचे आपके पास n-r-2 बॉल्स बचे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है n-1 में, तो n-1 की पावर n-1 की पावर r-2 r-2, तो यहाँ जनरलाइज होकर क्या हो जाएगा, r चू j और n-1 की पावर r-j j अपॉन अपॉन n की n की पावर पावर r, r। यस सर। ऐसा। सो u इज इक्वल टू j, एक बार चेक कर लो जी। सो ठीक है भाई, हर्ष देख लो, सही है। जी सर। सही लग रहा ना? तो पहला पार्ट ओके है। अब दूसरा पार्ट में इन्होंने कहा है, पहला पार्ट ये आ जाएगा, सेकेंड पार्ट में एक्स बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट गेट एनी बुक। अच्छा, एक्स वैसे बच्चे हैं जिनको कोई बुक मिला ही नहीं, खाली रह गए, एम्प्टी बॉक्सेस, ऐसा समझे ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि जो हमारा बुक है वो बॉल है और जो चिल्ड्रेन है वो बॉक्स है। तो एक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस है जिनमें एक भी बॉल नहीं आया, है ना। वी आर थ्रोइंग आर बॉल्स इनटू एन बॉक्सेस, ये क्वेश्चन है। वी आर थ्रोइंग आर बॉल्स इनटू एन बॉक्सेस, ये है। सो द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट गेट एनी बुक, वाई द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु गेट एग्जैक्टली 1 बुक, एक्स है ना, वाई। तो अब पूछ रहा आपसे कि बताओ कि दिखाओ कि जो कोवेरिएंस है वो इसके इक्वल होगा। सो कोवेरिएंस के लिए तो हमें ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई ये करना पड़ेगा, ये है। ठीक, क्या हो जाएगा, एक्स वाई ये माइनस, अब इसको निकालो ई एक्स, ये एक पार्ट रहेगा, ये दूसरा पार्ट रहेगा, ये निकालिए क्या आएगा। अब ये निकालिए, ज्वाइंट निकाल पाएंगे बताइए। देर आर एक्स चिल्ड्रेन जिनको एक भी बुक नहीं मिला, वाई चिल्ड्रेन को एक ही बुक मिला, है ना। तो कितने बुक टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फिर सिर्फ वाई बुक डिस्ट्रीब्यूट हुआ, है ना, उनमें से। तो यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि शुरू में आप जैसे मैंने फिक्स किया था ना उसके लिए कीजिए, तो आपको एक आइडिया बेटर मिलेगा। जैसे मैंने कहा था ना, आर को 2 रखा था, एन को 3 रखा था, ये है, इसके लिए हम सॉल्व कर रहे थे। तो आप इसके लिए निकाल के देखिए कि, है ना, एक्स एंड इसके लिए निकालिए वाई, वैसा। फिर आप इसके लिए ये भी अलग से निकालो ज्वाइंट, ये तीनों निकाल के, अगर ये तीनों निकाल लिया फिर ये आसान है ना। तो उसके लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। देखो अभी आप पर्टिकुलर केस के लिए ट्राई करो और उसके बाद फिर
जनरलाइज करो उसके बाद। तो ये ट्राई करो, जिससे एक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ऐसा हो रहा है, फिर उसको हम फ्रेम कर देंगे जनरल केस में। ट्राई करके सर देखिए। हाँ सपोर्ट बता दीजिए एक्स और हाँ वाई का। ठीक है। एक्स कह रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट गेट एनी बुक। तो क्या लगता है कितने बच्चे हो सकते हैं इसको एक भी बुक नहीं मिलेगा? हो सकता है 0, 1। कितने चिल्ड्रेन है टोटल? n चिल्ड्रेन है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि सबको, n तक तो नहीं जाएगा है ना। ये कहाँ तक जा सकता है? n-1 तक, क्योंकि ऐसा x बराबर n लेने का मतलब है कि किसी को कोई बुक नहीं मिला, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें तो r बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है n स्टूडेंट में। तो कोई तो होगा जिसको मिला होगा, तो यहाँ तक जाएगा। y है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु गेट एग्जैक्टली 1। तो ये 0 हो सकता है, वो 1, 2, ये n तक कुछ भी हो सकता है। देखिए है, सोचिए। चिल्ड्रेन ना ये, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा ना। वैसा है। सर अगर आर एन से लेस हुआ तो फिर वाई इक्वल्स टू एन पहुंच नहीं पाएगा। अच्छा, तो यहाँ हाँ, तो वो केसेस बना सकते हैं, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप, कि आर अगर बुक कम है और बच्चे ज्यादा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा, है ना। हाँ अच्छा, ये कहना चाह रहे थे आर यहाँ के हिसाब से बना दे रहे हैं। आर के। आर, अच्छा दो केस बनाने पड़ेंगे। हाँ उल्टा भी कर सकते थे यहाँ पे आप, है ना। सो हम आर को 4 ले लें और एन को 3, जैसे एक केस ये है। अब ऐसे हो सकते हो कि आर को मैं 4 मान लेता हूँ और एन को 3। अब सॉल्व करके देख लें हम क्या आता है। कि 4 बॉल है और 3 बॉक्स है। कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करके देखिए, समझ आएगा। नेक्स्ट क्या है? ये 6th क्वेश्चन। अच्छा 6th में पार्ट है, ए और बी, 2 पार्ट में क्वेश्चन है। सर अपर वाले क्वेश्चन में बस एक दिक्कत आ रही है, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 0 सर मेरी 1 हो रही है। x इक्वल टू 0 1 हो 1 हो जा जा रही रही है। है। यस सर। x है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट गेट एनी बुक, यही ना। तो ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जिनको एक भी बुक नहीं मिलेगा। सो मतलब आप कह रहे हैं कि, चलो अभी केस मैं फिक्स करे करता हूं, बताओ। आर जो लिया था 2, एन को 3, इसके लिए सोचते हैं चलो। सो 2 बॉल 3 बॉक्स, ठीक। ये बॉक्स और ये बॉल, ठीक है। बताओ, तो 2 बॉल को 3 बॉक्स में रख रहे हैं ना, तो ये है नंबर ऑफ बॉक्स हु डू नॉट हैव एनी बॉल, है ना। तो आप कह रहे हो 0, मतलब सब में कम से कम एक है, ये कहना चाह रहे हो ना आप। यस सर। एक 0 मतलब क्या है? एवरी वन हैज एटलीस्ट 1। तो यहाँ पे तो 2 बॉल है, 3 बॉक्स है। ओके सर, तो इसको वो नहीं कर सकते, 3 to the power 2 नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू, ठीक समझ है ना। में आ गया सर। तो इस तरह से। आइए जिस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है 6th क्वेश्चन। कंसीडर द 2 रैंडम वेरिएबल एक्स वाई डिस्ट्रीब्यूटेड बाईवेरिएट नॉर्मल। तो ये पैरामीटर है बाईवेरिएट नॉर्मल का। बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, द फिटेड लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y ऑन x ये है, x ऑन y ये है। मतलब ये समझिए आप कि ऐसा है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, है ना। ये आप समझ सकते हैं x ऑन x गिवन y, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो लाइन दे रखा है, तो कंप्यूट द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन, मिनिमम ऑफ μ1 μ2। अच्छा,
तो यहाँ से बताओ मुझे म्यू 1 का क्या आएगा और म्यू 2 का क्या आएगा। तो यहाँ से एक्स बार वाई बार तो निकल आता है ना, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक्स बार वाई बार होता है ना, जो रिग्रेशन लाइन होते हैं दैट पासेस थ्रू एक्स बार एंड वाई बार, और वो क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो इन दोनों को जरा सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लो, तो वहाँ से एक्स बार वाई बार आ जाएगा आपके पास वैल्यू। अच्छा, अब पूछ रहा है एमएलई बताओ फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शंस का। तो क्या बाई वेरिएट में म्यू 1 का एमएलई क्या होगा और म्यू 2 का क्या होगा। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एमएलई ऑफ दिस, इसके लिए जरूरत नहीं है आपको, है ना, डिराइव करने के एक्सप्रेशन। तो पहले एक्स बार वाई बार यहाँ से निकाल लो सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को, और उससे आ जाएगा। तो यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो होगा, क्योंकि म्यू 1 म्यू 2 सेपरेटली क्या होगा, हाँ डेटा दे रखा है, तो ये एक्स बार कॉमा वाई बार ये आना चाहिए एमएलई। म्यू 1 का एक्स बार ही होता है ना एमएलई, ये सर म्यू 2 का नॉर्मल वाई केस बार, में। तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी यूज करे तो ये आ जाना चाहिए। फिर एमएलई जो होता है सिग्मा 1 स्क्वायर का, है ना, ये जो एमएलई होता था सिग्मा 1 स्क्वायर का हैट, ये होता है 1/n समेसन, लेकिन ये नॉर्मल उसमें होता है यूनिवेरिएट में नहीं यहाँ पे। और सिग्मा 2 स्क्वायर का हैट है ना, ये होता था ना, ये है। तो यहाँ पे y ऑन x है, तो इसको y है ना, तो बी वाई एक्स यहाँ -3 है, ये x ऑन y है, तो बी एक्स वाई -0.12 है, ठीक है, स्लोप जो होता है। तो बी वाई एक्स पता है, बी एक्स वाई पता है। तो यहाँ से आ जाना चाहिए, अगर इसका वैसे ही अगर बिना यूनिवेरिएट वे में सोचे तो ऐसा आ जाना चाहिए। सर रेसिड्यूअल वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, कौन सा एस वाला, एस आर ई एस अपॉन n-2, किसका वाला, हाँ जब वो, लीनियर रिग्रेशन का। हाँ यूज़ कर लो, तो उससे क्या आएगा। सर वाई का आएगा, वाई का, और नीचे वाले से एक्स का आ जाएगा, वो एस्टिमेट सिग्मा स्क्वायर का। ओके, लेकिन हम आप निकाल क्या रहे हो, आप लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो। सर सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर का ये इनवेरिएंस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, देन रो का एस्टिमेटर क्या होता है, सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला कितना है। ठीक है, एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स और एस वाई वाई का रूट, ये आएगा, देखो ये देखना पड़ेगा इसका रिजल्ट क्या है। देखो क्या होगा, ऐसा टाइम भी हो गया, इसको नेक्स्ट क्लास में तो डिस्कस करते हैं, एक बार सोचो क्या होगा, तो नेक्स्ट क्लास में इसका ओके सर, ट्राई डिराइव करते करते हैं। हैं। हाँ, इसको ट्राई करके ठीक। देखो, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो